तो हम लोग आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोला है, कंसिडर ए हाइपोथेटिकल प्लैनेट विथ ए मास इक्वल टू हाफ दैट ऑफ अर्थ। बोला गया है कि एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मास के हाफ है। ठीक है, एंड रेडियस इज 1/3 ऑफ द अर्थ, और रेडियस कितना है, 1/3 है अर्थ के मुकाबले। इफ़ जी इज़ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, अगर जी का वैल्यू अर्थ पे जी है, मैंने एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है अर्थ पे, तो बताइए उस प्लैनेट में ग्रेविटी कितना होगा। ठीक है, तो ग्रेविटी निकालने के लिए, ठीक है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका जी इज इक्वल टू, ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ग्रेविटी निकालना है अर्थ का, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई चेंजेस नहीं है। मास ऑफ अर्थ हो जाएगा और रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है अर्थ का। ठीक है, तो ये होता है आपका। उसके बाद बात करें हम लोग, मैंने पिछले वीडियो में पूछा था जी का वैल्यू कितना होता है, तो जी का वैल्यू देख लीजिए एक बार। जी का वैल्यू होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब पर केजी सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका जी का वैल्यू। बहुत बार डायरेक्ट जी का वैल्यू पूछ लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि किसी का मास क्या है आपका, मास जो है आधा है। ठीक है, अर्थ के मुकाबले मास जो है वो आधा है, तो हम लोग लिख लेते हैं जी ऑफ जो अदर प्लैनेट है उसका कितना हो जाएगा। जी तो कांस्टेंट ही है, मास हो जाएगा आपका आधा यानी m/2। ठीक है, और बोला गया है रेडियस जो है वो आपका 1/3 है, तो रेडियस के जगह पे 1/3 लिख लेंगे। ठीक है, 1/3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 9gm/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अगर बात करें हम लोग इसको, अगर कंपेयर करें इसके साथ अर्थ के साथ, तो क्या हो जाएगा 9/2 GE। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किधर गया, 9/2 GE। ठीक, समझ में आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो GM/r² होता है। ठीक है, जिस भी प्लैनेट का निकालना है उसका मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेयर ट्वाइस, अगर अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो दुगना हो जाता, व्हाट इज इट नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द सन वुड बी। तो बोला गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो कितना लगता सन के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका F = G m1m2/r²। ठीक है, अब बोला गया कि मून और अर्थ का बात बोल रहा है, और इसमें बोला गया कि डिस्टेंस अगर ट्वाइस हो जाता तो, ठीक है, डिस्टेंस को ट्वाइस कर लेते हैं। ये डिस्टेंस है, आर क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स। ठीक है, इसको अगर डबल करेंगे, हाँ डबल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, GM और m2 कांस्टेंट ही रखा है, कोई चेंजेस नहीं रखा है, इसको ट्वाइस कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, GM/m2/4r, यानी कि पहले के मुकाबले बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स, यानी कि 1/4 GM1m2/r² होगा। ठीक है, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 1/4 ऑफ द व्हाट इज नाउ, जितना अभी है उसके हिसाब से 1/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, इफ़ द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 30 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो ये वाला आसान क्वेश्चन है। बोला गया है कि वेट जो है अर्थ सरफेस पे 30 है, तो हम लोग जानते हैं कि जी का वैल्यू अर्थ पे जो होता है 6 गुना होता है मून के। ठीक है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बराबर होगा। ठीक है, तो वेट जो है यहाँ पे दिया गया कितना, वेट कितना है 30 न्यूटन। ठीक है, अर्थ सरफेस पे 30 न्यूटन है, तो 30 न्यूटन की बात करें डिवाइडेड बाई 6 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। ग्रेविटी की बात करें या वेट की बात करें, ठीक है, वेट कितना आ जाएगा आपका 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 5 न्यूटन।
मतलब ये समझना है कि जितना भी वेट अर्थ पे होगा उसका 1/6 होता है मून पे, यानी कि मून पे वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, मून पे वेट कम हो जाता है। आगे बात करें हम लोग, उसके बाद बात बोल रहे हैं ए मैन ऑफ मास इज 72 kg ऑन द अर्थ, हिज मास ऑन द मून विल बी। अब ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मास है 72 kg, तो हिज मास ऑन द मून, तो आप तो झट से मार दीजिएगा ये वाला, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये अगर मार दिए तो गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा, देखिए यहाँ पे पूछा था वेट, ठीक है, वेट 30 न्यूटन था, यहाँ पे मास 72 न्यूटन है। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास जितना है मास हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, वेट चेंज होता है, वेट चेंज होता है क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू होता है, वेट होता है एक्चुअल में mg, अगर g का वैल्यू चेंज हो रहा है तो वेट भी चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे तो मास का बात बोला है, हिज मास ऑन द मून, तो मास हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो आप यहाँ पे गलती ये कर सकते थे, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, मास आप यहाँ पे गलती ये कर सकते थे कि इसको 6 से डिवाइड करते और 12 आंसर टिक मार करके आ जाता, तो ये आपका गलत हो जाता। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि मास जो है कभी भी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। वेट इसलिए चेंज होता है, वेट का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका mg। ठीक है, वेट होता है एक्चुअली मास इंटू ग्रेविटी, तो मास तो सेम ही है, ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 72 kg ही होगा मास। ठीक है, ए फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इफ द फैक्टर 4 इज d। तो बोला गया कि अगर फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखे थे फोर्स वाला जो फॉर्मूला था ये वाला Gm1m2/r², आर की जगह पर डी अगर कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डी डायमीटर कर लीजिए। तो बोला गया कि अगर डी अगर 4 टाइम्स हो जाए, ठीक है, डी अगर 4 टाइम्स हो जाएगा तो बताइए फोर्स कितना टाइम होगा। तो डी को यहाँ पे अगर 4 गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ आते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट वेइंग 20 kg इन इज रेज थ्रू ए हाइट ऑफ 20 मीटर। तो बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है 20 kg है, थ्रू ए हाइट ऑफ 20 मीटर उसको उठाया गया, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो हम लोग यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगेगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा mgh, यानी कि ये यही जो होगा ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, m का वैल्यू 20, g का वैल्यू 10 माना गया है। ठीक है, तो 10 ले लेते हैं, और आपका h का वैल्यू 2 मीटर। यूनिट का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 20 दूना 40, 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 जूल। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन कर लिया हम लोग 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 मिनट सेटअप कर लेने दीजिए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन में बोला गया है कि कंसिडर ए प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस बोथ आर ट्वाइस द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और क्या, g इज इक्वल टू Gm/r²। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, Gm/r² लगा देंगे। उसके बाद अब बोला गया है कि अगर मान लेते हैं मास एंड रेडियस बोथ आर ट्वाइस, ठीक है, ये तो अर्थ का होता है। ठीक है, अगर वो कोई अदर प्लैनेट की बात करें जिसका मास और रेडियस दोनों को बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है, तो जी को तो कांस्टेंट ही है, तो डायरेक्ट काम करते हैं यहाँ पे हम लोग। मास जो है 2m हो जाता है और रेडियस भी क्या हो जाता है 2r। ठीक है, तो जी निकालेंगे तो हम लोग क्या कितना निकलेगा, ये आएगा आपका, यहाँ पे करते हैं 2m/4r²। ठीक है, इसको अगर सही से लिखें, अर्थ के हिसाब से लिखें तो क्या हो जाएगा 2/4, यानी कि ये दोनों गया 1/2 GE के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, 1/2 GM/r² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स। तो यहाँ पे बोला गया था ड्यू टू द ग्रेविटी सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज n टाइम्स, तो n कितना टाइम्स होगा, n का वैल्यू 1/2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनिएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 और दैट ऑन द अर्थ। उसके बाद बोला है हाउ मच वुड एन एस्ट्रोनॉट वेट ऑन द मून इफ हिज वेट 90 kg ऑन अर्थ। तो बोला गया कि हम लोग जानते हैं कि मून पे जो ग्रेविटी होता है वो अर्थ के 1/6 होता है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर 60 kg यहाँ पे है तो वहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, किसी चीज़ का वेट अगर 60 kg है तो वहाँ पे 10 kg हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 गुना है, 6 गुना कम होता है। तो आगे सुनिए, यहाँ पे क्या बोला है, अगर किसी आदमी का वेट 9 kgf है तो यहाँ पे मून पे कितना होगा। ठीक है, मून पे उसका वेट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 90 देखिएगा, 90 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 न्यूटन आंसर मार्क करके आ जाइएगा। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे यूनिट पे खेल लिया है आपका। ठीक है, यूनिट आपको 90 kgf दे दिया है। ठीक है, अगर इसको न्यूटन में बदलेंगे तो हम लोग का एक्चुअल में आएगा 90 × 10 न्यूटन। ठीक है, यानी कि क्या होगा, 900 न्यूटन। अब डिवाइड कीजिए 1/6 से, तो 1/6 से यानी कि 6 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 150 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो सकता था, ध्यान रखिएगा यूनिट का। ठीक है, kgf को अगर न्यूटन में बदलेंगे तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके बदलेगा वो। ठीक, आगे सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। तो इनमें से बोला गया कौन सा फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स की बात बोल रहा है, कि ध्यान रखने वाली बात है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज सेम ऑन इट्स। तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जी का वैल्यू जो होता है ये जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में ही बताया 6.67 × 10⁻11 वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद बोला है बिल्कुल सही है, ये तो सही है, हमको फॉल्स चाहिए। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द सेंटर ऑफ द मासेज ऑफ 2 kg प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज, ये कैलकुलेटिव है तो इसको बाद में देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद बोला है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। तो बोला गया फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 डिस्टेंस के। ठीक है, डिस्टेंस को r² से बताते हैं, यही तो है F = G/m1m2/r²। देखिए इन्वर्स ही तो है। ठीक है, यही चीज़ बतला रहा है, यानी ये भी सही है। चलिए ठीक है, उसके बाद बात करें, डी नंबर की बात करते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट डबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। तो बोला गया कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो जाएगा अगर डिस्टेंस को हाफ कर ले। तो डिस्टेंस को अगर हम मान लेते हैं हाफ की हम, ठीक है, तो जी तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस को अगर हाफ करते हैं तो 1/2 का, अरे यार इसका हाफ करने के लिए बोला है तो आर को क्या कर दिए, हाफ कर दिए। तो बोला गया कि फोर्स जो है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फोर्स डबल होगा, देख लेते हैं, 1/1/4 हो जाएगा। फोर्स कितना हो गया, फोर्स = 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स होगा, ना कि हाफ टाइम्स होगा, तो ये गलत है। अब देखिए यहाँ पे मोर देन 1 ऑप्शन से मैंने इस तरह का है, तो हम लोग का तो ए सही है, बी सी सही है, तो ए और सी तो होना नहीं चाहिए था, तो सी यहाँ पे है लेकिन गलत हो जाएगा। ए भी नहीं होना चाहिए था, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या दिया है, तो बी एंड सी तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक्चुअल में डी सही होगा। ठीक है, तो हम लोग ये बिना कैलकुलेट किए भी हम लोग ऑप्शन को देख करके कर सकते हैं, नहीं तो इसमें क्या होता है, ये वाला ऑप्शन को हमको कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, तो ऑप्शंस के थ्रू ही हम लोग गए और सही कर लिए। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी सही है, सिर्फ ऑप्शन डी गलत है। फॉल्स को पूछा है इसलिए ऑप्शन डी। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक है, तो सॉरी ये 10 नंबर होगा, ये 11 नंबर होगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन कर किए हम लोग। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर। ठीक है, बोला गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे जी है
मान लेते हैं कि हम लोग कुछ हाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना होगा अगर रेडियस ऑफ अर्थ आर है तो, ठीक है। तो जब भी ग्रेविटी की बात हाइट के साथ की जाए तो उसका वैल्यू जो होता है जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1+h/r होता है, का होल स्क्वायर होता है। जैसे ये वाला फार्मूला था आपका जी इक्वल टू जी इक्वल टू क्या था, जी अपॉन आर स्क्वायर था ना, ठीक है। तो यहीं से आता है ये वाला रिलेशन कि अगर आपका हाइट में चेंज कर रहे हैं हम लोग तो जो ग्रेविटी था, ठीक है, उस पर किस तरह का चेंज आता है तो उस पर 1+h/r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बोला है, हाइट कितने पे लेके जा रहे हैं, हाइट इज इक्वल टू आर दिया है तो जी का जगह पे जी 1+h के जगह पे कितना है r/r, तो r/r 1 हो जाएगा, ठीक है। 1+1 कितना हो जाएगा 1+1 2, ठीक है। 1+1 का स्क्वायर यानी कि g/2 का स्क्वायर यानी कि g/4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, कि जब भी एक्सलेशन ड्यू टू एक्सलेशन की बात करें, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें कि कुछ हाइट पे लेके जा रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1+h/r स्क्वायर। अक्सर ये फार्मूला भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो फार्मूला भूल जाते हैं तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मार्क्स अगर आप छोड़ रहे हैं इसको तो आपके लिए घाटे वाली बात है, ठीक है। इसलिए फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब सुनिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड हैव। तो बोला गया कि 2 ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड हैव। तो मून के सरफेस में वो फ्री फॉल हो रहा है, बताइए क्या क्या चीज़ हो सकता है, ठीक है। हैव डिफरेंट एक्सलेशन, हैव undergo a change in inertia, have same velocity at an instant, experience force of same magnitude। क्या होगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है जब भी फ्री फॉल का बात बोलते हैं, ठीक है, फ्री फॉल का जब भी बात बोले तो उसका जो है मास क्या है उस पर निर्भर नहीं करता है, और ठीक है, मास पे निर्भर नहीं करेगा तो ये क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा दोनों बॉडी का, ठीक है, वो सेम होगा, ठीक है। फ्री फॉल के केस में आपका मास पे डिपेंडेंसी नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे बोला था हैव डिफरेंट एक्सीलरेशन, गलत बात। अंडरगो ए चेंज इन इनर्शिया, नहीं। एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इसका मतलब सही क्या है कि उसका जो वेलोसिटी होगा किसी भी इंस्टेंट पे वो सेम होगा, क्योंकि फ्री फॉलिंग हो रहा है तो मास पे डिपेंडेंसी नहीं रहा है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस थे, होप सो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।